ये हम डिस्कस कर ही रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट्स इंक्लूजन इन द जेपी मॉर्गन इंडेक्स, व्हाट दिस मींस। दो मेजर बेनिफिट हम देख चुके हैं, इनफ्लो ऑफ द फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स एफपीआई, बट अगेन उसमें भी एक स्पेसिफिक चैलेंज दैट इज रिलेटेड टू एफपीआई की वो वॉलेटाइल है और शॉर्ट टर्म गेन्स या वो उनके पीछे ऑब्जेक्टिव होता है, तो इसलिए कैपिटल आउटफ्लो भी हो सकता है उतने ही अमाउंट का, तो रूपी कैन डेप्रिशिएट ऑल्सो एट द सेम टाइम। एंड सेकेंड बेनिफिट हमने बात करी कि गवर्नमेंट की बोरोइंग कॉस्ट कैन ऑल्सो रिड्यूस, एंड उससे रिलेटेड क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। The amount we are seeing India is likely to receive $2 billion to $2.5 billion every month because of the inclusion. And this can also boost our foreign exchange reserves, and the rupee, the RBI will have to use the instruments in its armory to check the resultant inflationary pressure, जो हम concerns की बात कर सकते हैं कि inclusion की वजह से कुछ हो सकता है, but again this can be managed. And NSDL, तो National Securities Depository Limited, so they have released this data कि foreign portfolio investors they have purchased in the month of June की बात हो रही है $8 billion of Indian debt. So the share of external debt can also in a way increase with the heavy inflow of capital. तो वो भी एक चैलेंज रहेगा स्पेसिफिकली जब हम जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस की बात करते हैं। तो करंट अकाउंट बैलेंस के ऊपर भी डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ेगा। इंडियाज करंट अकाउंट बैलेंस रिकॉर्डेड ए सरप्लस $5.7 billion, or we can say 0.6% of the GDP in January to March 2024 quarter. So here also we can see कि surplus और increase हो सकता है because of this, and FDI और FPI जो है वो capital account में होता है BOP के। लोअर द फंडिंग कॉस्ट हम बात कर चुके हैं, फर्दर डेवलप द डोमेस्टिक कैपिटल मार्केट, एंड ऑल्सो इन अ वे अगर एफडीआई तो इसके थ्रू नहीं आएगा, एफपीआई आएगा तो इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी को इन अ वे हेल्प कर सकता है, स्ट्रेंथनिंग ऑफ रूपी को हेल्प कर सकता है, बस यही इसमें। हाँ, फ्रांस में इलेक्शन है और इमानुएल मैक्रोन हो गए, मैरी ले पेन हो गए। तो कैसे इलेक्शन वर्क करता है, तो हर जगह जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ पहला वोटिंग होगा। उसके बाद जो कैंडिडेट में जो 50% ज़्यादा वोट मिला है उनको वो जीत जाएंगे। अगर नहीं मिला है, अगर फॉर एग्जांपल 30/20 है, बाकी सबका 5-5-5-5 ऐसे है, तो जो 30-20 वाले होंगे वो फिर से इलेक्शन जाएंगे। तो सेकंड इलेक्शन होता है वहाँ पर, कॉन्सेप्ट है। और फिर बाकी लोग को डी रजिस्टर किया जाएगा। तो फिर अधिकतर क्या होता है कि टू वे कॉन्टेक्स्ट होता है, दो जगह होते हैं या कहीं पर तीन होता है, बहुत कम ही जगह तीन होता है। मोस्टली दो कॉन्टेक्स्ट होता है, टू वे कॉन्टेक्स्ट होता है। उसके बाद फिर उसमें जो जीते वो चले गए, तो क्योंकि 50% से ऊपर ही चाहिए। हाँ, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ और गवर्नमेंट प्रेसिडेंट और होगा। प्राइम मिनिस्टर में क्या फ़र्क है कि प्रेसिडेंट वहाँ पे जो होते हैं, दे ही कैन अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर हु इज कंट्रोल बाय द पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के बीच में क्लियर सेपरेशन ऑफ पावर होता है। तो क्लियर हम्म। सेपरेशन ऑफ पावर है अगर फ्रांस के हिसाब से, अगर कंपैरिजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बिटवीन फ्रांस एंड इंडिया जीएस पेपर 2 में, तो क्लियर सेपरेशन ऑफ पावर है। इलेक्शन वहाँ पर 2 राउंड में होता है। दूसरा कि प्रेसिडेंट एंजॉयज रेगुलेटरी पावर ओवर द डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी बाहर में। और पार्लियामेंट जो होते हैं इट इज़ रिस्पॉन्सिबल, प्राइम मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डोमेस्टिक पॉलिसी विद इन द टेरिटरी। इसमें एग्जामिनेशन का बात करते हैं तो इसमें चीटिंग केस हुआ तो एंटी चीटिंग बिल इज ओनली अ डिटरेंट, 10 years इम्प्रिजनमेंट, 1 crore रुपीज फाइन। तो डिटरेंट है। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन क्या होगा कि आप स्कूल सेंटर्ड ऑनलाइन एग्जामिनेशन टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे और टेस्ट स्टूडेंट ओवर द ईयर्स फॉर कॉन्सेप्ट। लेकिन ये अभी तक इसमें हाईलाइट नहीं कर रहे, ये बात कर रहे हैं एग्जाम्पल ओवरऑल कि ये स्कूल एग्जामिनेशन में बात हो रहा है कि स्कूल में एक बार में एग्जामिनेशन हो चाहिए, साल भर होना चाहिए। तब अगर हमको एनईटी, आईआईटी, प्रीलिम्स, उसमें अब साल भर एग्जाम कैसे ले सकते हैं, उसके लिए एग्जाम तो होगा ही। और अगर अब साल भर एग्जाम का कॉन्सेप्ट लेंगे तो कौन डिसाइड करेगा, कौन कैसा स्केलिंग होगा, सिलेबस कौन डिसाइड करेगा, कैसा स्ट्रक्चर होगा। अभी देख चुके थे पिछले साल जब उस बोर्ड के एग्जामिनेशन का रिजल्ट निकलता था, हर एक बोर्ड अपने अपने हिसाब से मार्क्स देते थे। तो डीयू में एडमिशन 100% पहुंच गया था, क्योंकि केरला के स्टूडेंट को 100 मिलने लगा था। तो ऐसा भी चैलेंजेस है ओवरऑल, अगर आप साल भर एग्जाम ले रहे हैं, स्कूल बोर्ड को रेगुलेट नहीं करेंगे तो जब तक, तो इसमें मेरिट बेस्ड एग्जामिनेशन अभी तक का सोल्यूशन वही है।
अगर बोला जाए। कैट जैसे भी कर सकते हैं कि आपको 11-12 का मार्क्स, जॉब का जो भी एक्सपीरियंस है वो हो गया, प्लस 40% वेटेज, और 40 उसके फिफ्टी भी हाँ, परसेंट वेटेज जो ऑफ द मार्क्स। ड्यू का एंट्रेंस एग्जामिनेशन भी है, वो भी एक लेवल प्लेइंग फील्ड इस्टेब्लिश करता है कि आप हाँ डिफरेंट लेवल। स्टेट से आते हो तो डिफरेंट बोर्ड्स वहाँ पे वर्क करते हैं, बट अगेन आपको एडमिशन चाहिए तो आपको वो एग्जामिनेशन पास करना पड़ेगा। एक सेकेंड में ऊपर करो। इसमें और भी दिया हुआ है कि फॉर एग्जांपल अलग अलग एरिया देख लेते हैं एक बार। हम्म। एप्टीट्यूड बोला है कि आप बेसिस ऑफ सिलेक्शन नहीं होता है, ठीक है। लैक ऑफ स्टूडेंट इंटरेस्ट आफ्टर सिक्योर सिलेक्शन, स्कूल सिस्टम हैज़ बीन डिटरमाइंड, कोचिंग सिस्टम ज़्यादा हो गया है, स्कूल बोर्ड आर ensembles, inability to conduct examination, NTA was set up 2017। क्या कर सकते हैं, प्रपोज किया 40% वेटेज कुछ भी साइंड, ये 8 क्वार्टरली एकेडमिक असेसमेंट, 8 क्वार्टरली। हम्म। यहाँ पर नॉर्मली आपका कैट में 3 बार होता है तब प्रॉब्लम होता है, कितना क्लटर्ड हो जाता है। आप 8 बार करेंगे तो आप स्कूल टीचर है उनका भी एक तरह से हॉलीडे और बाकी सब जो बीच में होता है वो इम्पोर्टेंट होता है, कितना असेसमेंट कर सकते हैं। तो थोड़ा डिफरेंट तरीका होना चाहिए इसमें, स्टार्टिंग मेरिट होना चाहिए। और ऑलरेडी जो क्रेडिट सिस्टम के अंदर में क्रेडिट सिस्टम है ही कि आप ऑनलाइन कोर्स भी कर सकते हो, ऑफलाइन कर सकते हैं, इंटर डिसिप्लिनरी कोर्स भी कर सकते हैं। तो उस मैकेनिज्म है, देखते हो और क्या बोलते हैं। 40% वेटेज कुड भी अटेंड फॉर सोशल प्रोफेशनल एप्टीट्यूड, 6 वीक लॉन्ग इंटर्नशिप वो भी है, आज भी है। वी ऑल्सो प्रपोज मैंडेटरी बाय एनसीसी एंड ए बी है। 20% वेटेज शुड बी अकॉर्डिंग टू फाइनल एनईटी जेई, और दिस एग्जाम शुड बी कंडक्ट ऑनलाइन ट्वाइस ईयर होता है जेई मेंस। डाउट एग्जामिनेशन का टेक्नोलॉजी कैन बी यूज्ड, एआई प्रोक्टरिंग एल्गोरिदम रजिस्टर मैनुअल, एआई को भी यूज़ कर सकते हैं रेडिटरी के लिए। फिर अलग अलग क्वेश्चन स्टूडेंट को अलग अलग सेट मिलेगा, डिफिकल्टी रेंज होगा, आईटी सिस्टम में कैट में होता है ऑलरेडी, तीन तीन स्लॉट में होता है, प्रीलिम्स में भी होता है, चार चार अलग अलग पैटर्न होते हैं। दिस विल रिक्वायर साइबर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल ग्लोबल स्टैंडर्ड। तो ओवरऑल ये पूरा जो आर्टिकल है इसमें इम्पॉर्टेंट सिर्फ दो ही है, ऑलरेडी सब चीज़ हो रहा है। तो ये बात कर रहे हैं एग्जाम के बाद का कि ऐसा होना चाहिए होना चाहिए होना चाहिए, लेकिन घुसे कैसे, एम्स में घुसे कैसे, प्लस प्रीलिम्स में एग्जाम कैसे निकले, एमबीए में घुसे कैसे, आईआईटी में घुसे कैसे, घुसने का एग्जाम की बात नहीं की है। हम्म। ये बात कर रहे ओवरऑल क्या होना एक चाहिए असेसमेंट बोर्ड का। क्राइटेरिया की बात कर रहे हैं कि हम्म। ये मतलब वेटेज होनी चाहिए डिफरेंट एरियाज में। हम्म। इसमें टेक्नोलॉजी बस यूज़ कर सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो वर्बोज है। हम्म। लार्जर एकेडमिक इंटरेस्ट, बॉम्बे हिजाब बैन डिसीजन। तो इसमें हिजाब बैन डिसीजन में अगर बोला जाए तो इसमें दो हाईलाइट की एस्पेक्ट राइट होता है। एक तो है कि खुद का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, कि आप रिलीजन प्रैक्टिसेस एंड आर्टिकल 26 भी और 19 कि आप फॉलो कर रहे हैं, कुछ कोड 25 प्रैक्टिसेस है। होगा रिलीजन का उसको, लेकिन एट द सेम टाइम कर्नाटक गवर्नमेंट में डिफरेंट क्यों है, क्योंकि इसलिए ओवरऑल की वो पढ़ाई की जगह पर है, पढ़ाई की जगह भाई यूनिफॉर्मिटी ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म है, सब कोई सेम ही यूनिफॉर्म पहनते हैं। तो वहाँ पर आपका जो रिलीजियस एस्पेक्ट है, अगर आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आपको वहाँ पर आप पोर्ट्रे करते हैं, उससे कम से उससे क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है सोसाइटी के अंदर में। आपको एक अदरिंग होता है कि आप ये तो वो कैटेगरी से आते हैं, ये इस रिलीजन से बिलोंग करते हैं। लेकिन यहाँ भी क्वेश्चन उठता है, जब हम लोग सिख को कड़ा और पगड़ी अलाउ करते हैं तो वहाँ हिजाब क्यों नहीं अलाउ कर सकते? या हम्म। फिर ये भी क्वेश्चन उठता है, तो हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक माइनॉरिटी को क्यों स्पेशल स्टेटस दिए, बाकी सबको इक्वल प्लेइंग फील्ड क्यों नहीं दिए, हिंदू को क्यों नहीं दिए, मुस्लिम को क्यों नहीं दिए? ये भी, या तो मत दो किसी को भी। तो ये भी एक क्वेश्चन उठता है, क्वेश्चन की बात करें। हाँ, मतलब देन सेक्युलरिज्म के रिगार्डिंग फिर वो मतलब सबके लिए सेम होना चाहिए, सब रिलीजन्स के लिए। हाँ, और हाँ लेकिन हाँ इसमें एक और एक है, मैं भूल गया, एक और एक इसमें है कि एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस, जो मुस्लिम के हिजाब है वो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस में आते हैं कि नहीं, ये डिसाइड करेगा बुक और वो जो ऑन द इंटरप्रिटेशन बाय द कोड। हम्म। लेकिन जो सिख के जो 5K है ना वो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस में आते हैं, आते हैं। इसलिए उनको दिया जाता है। तो एक वो एक हाईलाइट है।
दूसरा, हाई कोर्ट हैज स्टेटेड दैट ड्रेस कोड वाज प्रिस्क्राइब्ड फॉर ऑल स्टूडेंट, ट्रीट देम एज वन होमोजेनियस क्लास टू सर्व कॉन्स्टिट्यूशनल सेक्युलरिज्म। तो ये हम्म। डिसिप्लिन इंश्योर करने के लिए, अवॉइड डिस्क्लोजर ऑफ वंस रिलीजन। और दूसरा ये भी है कि हिजाब है, इट इज़ डायरेक्टली कोरिलेटेड नॉट टू तिलक, या फिर आप जो आप हाथ में बैंड यूज़ करते हैं, इट इज़ डायरेक्टली कोरिलेटेड टू घूंघट। दोनों का जो सेम सोच है कि आपको मॉडेस्टी, आपको दिखाना नहीं होता है, आपको कंट्रोल करना है ड्रेसिंग पैटर्न आपका जो, तो सेम है एक तरह से। तो जब आप यहाँ पर घूंघट हटाओ अभियान स्टार्ट करते हैं, राजस्थान गवर्नमेंट करते हैं, बाकी जगह इंडिया में, कि इट इज रिग्रेसिव प्रैक्टिस कोट एंड कोट, तो आप वहाँ पर भी कर सकते हैं। लेकिन अगर वहाँ करेंगे तो इट विल अमाउंट टू सेकुलरिज्म, उसका तो एक चैलेंजेस हो जाता है इंडिया के अंदर राइट। कि यूनिफॉर्म इन्फोर्समेंट नहीं किया जाता। तो यहाँ केसेस पे फॉर अ फूड फॉर फूड पॉलिसी। बफर पॉलिसी की बात हो रही है, तो चैलेंज यहाँ पे यही हो रहा है। फर्स्टली तो क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट की वजह से जो सप्लाई शॉक्स हैं, एक वो चैलेंज है। तो उसके लिए भी अगेन फूड बफर पॉलिसी स्पेसिफिकली जो इसेंशियल फूड आइटम्स है उसके लिए यहाँ बोला जा रहा है कि हमें बफर स्टॉक मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है व्हेन वी आर हैविंग सरप्लस प्रोडक्शन इन अ पर्टिकुलर ईयर। क्योंकि अल्टीमेटली अगर सरप्लस प्रोडक्शन भी होता है तो उस साल में हम देखते हैं कि प्राइसेस भी क्रैश हो रहे होते हैं और वो फूड वेस्टेज भी हो जाता है, क्योंकि फूड को फिर जो भी है लाइक डंप कर दिया जाता है। जैसे हम देखते हैं महाराष्ट्र में मिल्क का केसेस आता है या फिर टोमेटो का डंपिंग आती है, तो उसको भी टैकल कर सकते हैं। और सेकंड चैलेंज है कि सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इन्फ्लेशन भी जो है दैट इज आल्सो वेरी वॉलेटाइल, स्पेसिफिकली अगर हम फूड इन्फ्लेशन की भी बात कर रहे हैं। और साथ के साथ फूड इन्फ्लेशन में भी हमारे लिए चैलेंज है कि हम इसको कम नहीं कर पा रहे हैं। तो वो भी उसके पीछे भी सप्लाई साइड रीजंस है कि डिमांड सप्लाई मिसमैच हो रहा है, सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है। और क्लाइमेट चेंज भी हमारी प्रोडक्टिविटी के ऊपर भी, लैंड प्रोडक्टिविटी, वाटर अवेलेबिलिटी, उन सब के ऊपर इम्पैक्ट कर रहा है। तो एक ये एक सोल्यूशन है कि आप फूड बफर पॉलिसी जो बोलता है कि आप एडिक्वेट अमाउंट ऑफ बफर को मेंटेन करो, तो उसमें नाफेड का रोल आएगा, एफसीआई का रोल आएगा। और जो हम देख रहे हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर इन इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया या वेयर हाउसिंग हो गया, वेयर हाउसिंग सर्विसेज हो गया, तो वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। लाइक लाइक किसान रेल। एक और एक चैलेंजेस है कि हम लोग जब बात करते हैं फूड बफर, तो किस पर ज़्यादा फोकस करते हैं, राइस वीट पर ज़्यादा फोकस करते हैं रादर देन पल्सेस, ऑयल हाँ तो सीड। हाँ, तो एक चैलेंज ये भी है तो कि बाकी हाँ, आप मतलब जो सिर्फ कुछ इसेंशियल पर्टिकुलर फूड क्रॉप पर आइटम्स फोकस हैं कर जो सकते ज्यादा यूज किए जाते हैं, तो उन सब का हमें बफर मेंटेन करना चाहिए, यही बोल रहा है कि राइस एंड व्हीट का हैं। प्रोमिनेंटली सबसे ज्यादा हम उसी पे फोकस करते हैं, बट तो बाकी उसमें आप उसको भी इम्पोर्टेंट है। एमुलेट भी कर सकते हैं, चना भी प्रमोट, चना वो इम्पोर्टेंट होता है, पल्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन कमी है, पल्सेस होना चाहिए हर एक डाइट के अंदर, ज़्यादा पल्सेस होना चाहिए, जबकि हम्म। चावल थोड़ा कम होना चाहिए मील में, लेकिन हाँ आप उसमें नहीं promote करते। हाँ, डेटा भी यही बोल रहा है कि राइस व्हीट पल्सेस। और जो ये एक और चीज में हमें हेल्प कर सकते हैं कि जिन पे हम इंपोर्ट डिपेंडेंट ज्यादा है, जिन फूड आइटम्स या फूड सीरियल्स पे, वो भी हम्म। हमारा कम हो जाएगा अगर हमारे पास एडिक्वेट अमाउंट ऑफ बफर होगा, तो हमें फिर इंपोर्ट भी कम करना पड़ेगा। और उसके अलावा वी कैन ऑल्सो से कि जैसे पब्लिक सेक्टर को भी और इंटरवीन ओपन करना मार्केट, पड़ रहा एक है। और हाँ, इसमें ओपन कॉन्सेप्ट है मार्केट ओपन सेल। मार्केट ऑपरेशन। हाँ, तो वो भी कम हो जाएगा। गवर्नमेंट का जो रोल है या फिर इंटरवेंशन इन टर्म्स ऑफ मेकिंग श्योर कि ओपन मार्केट सेल के थ्रू वो लोग एडिक्वेट सप्लाई मेंटेन करना चाह रहे हैं, सो दैट अगेन प्रो फार्मर और प्रो कंज्यूमर दोनों चीजें हों, उनके इंटरेस्ट प्रमोट हो, तो वो भी कम हो जाएगा। तो एक तरीके से मतलब मल्टीपल वी आर सीइंग बेनिफिट्स जो हो सकते हैं आउट ऑफ मेंटेनिंग द बफर स्टॉक। तो लिखा इट कैन बी स्टोर्ड इन डिहाइड्रेटेड और प्रोसेस्ड फॉर्म सच एज पेस्ट, जैसे कि होटल्स में किया जाता है, तो ऑनियन, पोटैटो, टोमेटो, hotels, restaurants, canteens, other institutions. So this would ensure that households and the bulk buying buyers do not compete to drive up the prices during shortages, और जो जैसे कि होर्डिंग की जाती है, ब्लैक मार्केटिंग की जाती है। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, ऑल इंडिया मॉडल की बात हो रही है। फ्रॉम पंचकुला टू पेरिस, किरण पंचेस और ओलंपिक टिकट। सो आई थिंक कौन सा स्पोर्ट्स खेलते हैं वो देख रही हूँ। सेकेंड बेस्ट क्वार्टर माइल रन।
हिमा दास गए थे ना, ये तो एथलीट होगा ना एक तरह से। ये तो हाँ, किरण पहल, हाँ एथलीट ही होगा। हम्म, ठीक ठीक है। है। हम्म। Okay, thank you everyone for joining us on Ansarkari for today. Thank you so much, and you can subscribe our channel and stay tuned with us.